हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता के अंतर्गत प्रश्नावली 4 का आगे का प्रश्न। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। यदि आप 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और हर चैप्टर का एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 4 का प्रश्न। यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। यहां पर जो है 2-3 चीजें दिया गया है, उसको ध्यान रखना है। दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। क्षेत्रफल दोनों के कैसे हैं? बराबर हैं। तो सिद्ध क्या करना है? सर्वांग सम। तो आइए पहले तो हम दो त्रिभुज बना लेते हैं जिनका जो है क्षेत्रफल भी बराबर है और दोनों के दोनों समरूप भी हैं। वैसे शायद इसमें डायग्राम की आवश्यकता है नहीं, देख लेते हैं। अगर डायग्राम बना दें तो थोड़ा सा क्लियर समझ में आता है। एक त्रिभुज ले लेते हैं यहां पर ए बी सी। हालांकि डायग्राम का रूल नहीं है, यहां पर जो है ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि हमको डायग्राम की जरूरत पड़ेगा, लेकिन मैं यहां पर बना दिया हूं। ठीक है, तो हमको क्या क्या दिया गया है हम उसको पहले लिख देते हैं। क्या दिया है? सबसे पहले तो यह बोला गया है कि दो समरूप त्रिभुज, तो लिख देंगे माना त्रिभुज ए बी सी व पी क्यू आर हैं। तो दिया क्या है? दोनों के दोनों समरूप। तो एक काम करते हैं, माना नहीं लिखते, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर हैं। क्षेत्रफल भी बराबर हैं तो उसको भी लिख देते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक है, अब चूंकि दोनों के दोनों बराबर हैं हम इसको बटे में ले आते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अब बटे में लाए हैं तो निश्चित रूप से इधर कितना बचेगा? 1 बचता है। ठीक है, अगर हम यहां पर ला करके घटाते तो यहां 0 बचता। अब ये बटे में लाए हैं तो यहां पर क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब यहां पर लिख देते हैं, हमको पता है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल का यदि हम अनुपात लें तो इनके संगत भुजा यानी कि ए बी बटे पी क्यू के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल का अनुपात जब लेंगे तो इनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। संगत भुजा ए बी बटे पी क्यू, उसके बाद और क्या ले सकते हैं? बीसी बटे क्यू आर, ये बीसी और क्यू आर ये भी वर्ग। तीसरा क्या ले लें? ए सी बटे पी आर, तो ये ए सी बटे पी आर, इसका भी क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर देखिए समीकरण 1 में अगर हम देखें तो ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल का अनुपात हमको कितना मिला है? 1। तो ये एक जो है हम यहां पर रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 1 बराबर ए बी बटे पी क्यू का वर्ग बराबर बी सी बटे क्यू आर का वर्ग बराबर ए सी बटे पी आर का वर्ग। हम साइड में लिख देते हैं समीकरण 1 से मान रखने पर। ठीक है, अब चाहें तो इसको अलग अलग लिख दीजिए। ए बी बटे पी क्यू का वर्ग बराबर 1, बी सी बटे क्यू आर का वर्ग बराबर 1 और ऐसे ही ए सी बटे पी आर का वर्ग बराबर भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहां पे
इसका वर्ग बटे इसका वर्ग दोनों को लिख सकते हैं, मतलब ए बी का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग, यहां पर बी सी का वर्ग बराबर क्यू आर का वर्ग, और तीसरा ए सी का वर्ग बराबर पी आर का वर्ग। वर्ग वर्ग हटा दें तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू, बी सी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर, और ए सी बराबर क्या आ जाएगा, पी आर। अब देखिए ये दो त्रिभुज लिया गया है, ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू, दूसरा है बी सी बराबर क्यू आर, ये बी सी बराबर क्यू आर, और ए सी बराबर पी आर, ये ए सी बराबर पी आर। यानी कि त्रिभुज ए बी सी के तीन भुजा त्रिभुज पी क्यू आर के तीनों भुजा के बराबर है। यानी कि भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय यदि लगा दिया जाए तो ये दोनों त्रिभुज जो है आपस में कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो यहां पर लिख देंगे अतः भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर, और यही जो है हमको सिद्ध करने के लिए बोला गया था। तो यहां पर जो है ये आसानी से जो है आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। एक प्रमेय जो हमने सिद्ध किया था तो वहां पे क्षेत्रफलों का अनुपात जो है संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता था, लेकिन यहां पर बोला गया है संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो आइए देखते हैं, दो त्रिभुज ले लेते हैं, समरूप त्रिभुज, एक त्रिभुज ले लिया हमने, त्रिभुज ए बी सी, और एक दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक, दो समरूप त्रिभुजों बोला गया है, तो ये हमने दो समरूप त्रिभुज ले लिया, इनके क्षेत्रफल का अनुपात हमको ज्ञात करना है, और साथ में बोला गया है कि माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग। तो यहां पर जो है माध्यिका क्या होता है, अगर हम बी सी का एक मध्य बिंदु ले लेते हैं और वैसे ही क्यू आर का मध्य बिंदु ले लेते हैं, ये बी सी के मध्य बिंदु को अगर हम ए से मिला दें तो ये जो हमको प्राप्त होगा, मान लेते हैं इसको ले ले ए डी और ये ले लेते हैं पी एस, तो ये ए डी जो है माध्यिका कहलाएगा और यहां पर पी एस भी माध्यिका कहलाएगा। यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि बटे में अगर लेंगे तो इसका माध्यिका ए डी और इसका माध्यिका पी एस के अनुपात का क्या होगा बोल रहा है, वर्ग होगा बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर तो फिलहाल हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, चूंकि नहीं लिखते यहां लिख देता हूं, यहां त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर तथा ए डी व पी एस क्रमशः त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर के माध्यिका हैं। ठीक, अब यहां पर चूंकि ये त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर दोनों कैसे हैं, समरूप हैं, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे ले लेंगे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। इन दोनों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है इनके संगत भुजाओं के अनुपात, जैसे संगत भुजा कौन सा है, ए बी बटे पी क्यू, ये जो है संगत भुजा हो गया, इसके अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। क्योंकि यहां पर तीन जो है संगत भुजा हैं
तो हम चाहें तो तीनों को लिख सकते हैं, BC बटे QR का वर्ग और AC बटे PR का भी वर्ग, ये जो है समीकरण 1 डाल करके रख देते हैं। तथा ये तो हमने क्षेत्रफलों का अनुपात लिया है, लेकिन दोनों समरूप होने की वजह से संगत भुजाओं का अनुपात भी कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये AB बटे, अच्छा मैं यहां पर AB बटे PQ बराबर BC बटे QR, ये BC बटे QR। अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, AB बटे PQ बराबर, ये AB बटे PQ, यहां पर भी है AB बटे PQ, तो ये AB बटे PQ की जगह में हमको AD बटे PS लाना है। तो देखते हैं यहां पर ये जो BC है इसका मध्य बिंदु कौन सा है, D, यानी कि ये BD और DC आपस में कैसे होंगे, बराबर। या ये भी बोल सकते हैं ये जो BD अगर लेते हैं तो ये जो है BC का कैसा होगा, आधा होगा। तो हम एक काम करते हैं, इसके अंश और हर दोनों में हम 1/2 का गुणा कर देते हैं, ऐसा 1/2 होगा क्या, AB बटे PQ बराबर, ये BC का आधा कितना मिलेगा हमको, BD मिलेगा, और QR का आधा हमको क्या मिलने वाला है, QS मिलने वाला है। ठीक है, तो ये अच्छे से लिख देता हूं, कंफ्यूजन ना हो। तो ये AB बटे PQ बराबर BD बटे QS, ठीक है, इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 2। अब यहां पर देखिए, अगर हम ये दो त्रिभुज ले लें, कौन कौन सा त्रिभुज ले लें, त्रिभुज ABD और यहां पर ले लें त्रिभुज PQS, ठीक है। अभी फिलहाल चलो दोनों त्रिभुज को लेते हैं, त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQS में अगर हम देखें यहां पर ये कोण कैसा है और ये कोण बराबर, कारण क्या है, ABC और PQR दोनों के दोनों कैसे हैं, समरूप हैं, इसलिए कोण B और कोण Q ये दोनों जो है आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद अगर हम देखें यहां पर इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है, तो समरूप सिद्ध करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ये ABD और PQS में अगर हम लें तो कोण B और कोण Q कैसे हैं, आपस में बराबर, तथा ये AB बटे PQ और BD बटे QS, इसलिए ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप। त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQS। अगर त्रिभुज समरूप हो गए तो संगत भुजाओं का अनुपात भी कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो AB बटे PQ बराबर AD बटे PS हो जाएगा, AD बटे PS। और ये AB बटे PQ जो यहां पर दिया गया है इसके जगह में हम AD बटे PS को रख देंगे, तो लिख देते हैं इसको, यह मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर, ये जो AB बटे PQ लिखा है इसके जगह AD बटे PS आ जाएगा, तो ये आ जाएगा AD बटे PS और इसका भी वर्ग। इस प्रकार से ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। इसी प्रकार अगर हम यहां से माध्यिका खींचते हैं या यहां से माध्यिका खींचते हैं तो उसके लिए भी सेम इसी प्रकार से जो है सिद्ध किया जा सकता है। तो इसको हम लिख देंगे, इसी प्रकार अन्य माध्यिकाओं के लिए भी
अन्य माध्यिकाओं के लिए भी सिद्ध किया जा सकता है। हमने एक कर दिया तो बाकी भी हो जाएगा, ऐसा जो है हम यहां पर लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाहिद एक खंभे की लंबाई का अनुमान लगाते समय इस प्रकार खड़ा होता है कि उसके सिर H की छाया व खंभे के शिखर Q की छाया एक ही बिंदु D पर पड़ती है। यहां पर एक शाहिद नाम का लड़का है, मैं उसका डायग्राम बनाया हूं, मुझे चित्र बनाना आता नहीं है, संकेत के लिए मैं यहां पर बना दिया हूं। तो यहां पर जो है ये शाहिद नाम का लड़का है जो एक खंभे का, यहां पर QF एक खंभा है, इसके ऊंचाई का अनुमान लगाने के लिए ऐसा खड़ा हो रहा है कि इसके सिर का छाया, इसके सिर H और खंभे का सबसे ऊपरी वाला जो सिरा है Q, ये दोनों का छाया जो है एक बिंदु D पर जो है पड़ रहा है। यदि DE का मान जो है 1.6 मीटर हो और DF 4.4 मीटर हो तो खंभे की लंबाई क्या होगी? ये खंभा जो QF लिया गया है इसकी लंबाई क्या होगी, जबकि शाहिद की लंबाई कितना है? 1.2 मीटर है। देखने से बड़ा अजीब लग रहा है लेकिन इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहां पर देखें तो दो त्रिभुज हमको दिखाई देते हैं, QFD और HED। इसमें जो है यहां पर 90 अंश का कोण बनेगा, निश्चित रूप से यहां भी 90 अंश का कोण बनेगा, तो दो कोण तो बराबर हो गए। और ये कोण D जो है ये दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। तो कोण कोण समरूपता के अनुसार ये QFD और HED ये दोनों त्रिभुज जो है आपस में कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। अगर समरूप हो गए तो संगत भुजाओं का अनुपात भी कैसा हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो देखते हैं यहां पर त्रिभुज QFD व त्रिभुज HED में हमको क्या क्या मिलेगा। QFD, कोण QFD और कोण HED, कोण HED ये दोनों के दोनों कैसे हैं? समकोण हैं। तो हमने लिख दिया प्रत्येक समकोण। ये कोण D जो है दोनों में उभयनिष्ठ है, तो कोण D बराबर कोण D उभयनिष्ठ लिख दिए। अतः कौन सा प्रमेय लगेगा? कोण समरूपता प्रमेय से कोण समरूपता, कोण दो ही हो जाएगा क्योंकि दो कोण को हमने बराबर किया है। अतः कोण समरूपता प्रमेय से त्रिभुज QFD समरूप हो जाएगा त्रिभुज HED, इसलिए संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाएगा। तो कौन कौन से संगत भुजा कहलाएंगे? अगर हम यहां पर लेते हैं QF तो यहां पर लेना पड़ेगा HE। अगर हम यहां पर लेते हैं FD तो यहां लेना पड़ेगा ED। और तीसरा भुजा कौन सा हो जाता है? QD, ठीक, QD तो ये हो जाएगा HD। मान को रख दीजिए। QF इसका तो मान हमको पता करना है, रहन दो QF। HE, ये HE कितना है? अगर शाहिद का लंबाई 1.2 मीटर बोला गया है तो यहां आ जाएगा 1.2। FD, ये F से D तक का कितना है? 4.4। और ED है 1.6। चूंकि इसी दोनों से हमको खंभे की ऊंचाई जो है मिल जाएगा तो ये तीसरा अनुपात और लेने की आवश्यकता है नहीं। तो इसी को मैं आगे बढ़ाता हूं। तो ये हो जाएगा QF बराबर, इधर बटे में है उधर जाकर के क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो 4.4 बटे 1.6 गुणित हो जाएगा 1.2। चूंकि यहां पर इसके बाद एक अंक, इसके बाद एक अंक, तो दोनों दशमलव हट जाएंगे, 44/16 हो जाएगा। और ये 1.2 है तो इस दशमलव के लिए हम 1 लगाते हैं, दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 0 लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? 12/10।
जितना कटेगा आप कटा दीजिए। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 11 44। ठीक, 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 4 तिया 12। कितना आया भाई? 11 गुणित 3, तो 11 तिया 33 बटे में कितना है? 10। तो इस कंडीशन में जो है आपका QF बराबर, ये बटे में 10 है, इसको भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? 3.3 मीटर। और यही जो है खंबे की लंबाई होगा, ये खंबा QF। तो लास्ट में हम लिख देंगे, अतः खंभे की लंबाई QF बराबर 3.3 मीटर। और ये जो है आपका आंसर हो जाता है। तो यहां पर दो त्रिभुज जब आते हैं तो दोनों त्रिभुज को आप समरूप कर दीजिए। समरूप करने के बाद संगत भुजाओं का अनुपात बराबर ले लीजिए और उसके बाद मान को रख देते हैं तो हमको प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है प्रश्नावली 4 में हमने 3 क्वेश्चन कवर किया है, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।